चलो, अच्छा कंक्रीट के कंप्लीट हो चुके क्वेश्चन सब? कंक्रीट के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए आपने सबने? कंक्रीट के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए? ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कर लिए, ओके। चलो फिर ठीक है। अच्छा, जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करे होंगे आपने तो आपको ये आइडिया लग रहा होगा कि मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो भी आपके अलग अलग क्वेश्चन आए हुए हैं उसमें से मोस्ट ऑफ द सारे के सारे चीजें आपके नोट्स में ऑलरेडी कवर्ड है। क्वेश्चन जिस जिस तरह के आते हैं प्रीवियस ईयर में मोस्टली हर एक कॉन्सेप्ट आपने कवर कर रखा है ऑलरेडी, नोट्स में क्लास में आपकी कवर करा गया है। एक एक आध कोई छोटी मोटी कोडल प्रोविजन होगा इधर उधर से उन्होंने पूछा होगा एक्स्ट्रा फालतू, इसके अलावा तो मोस्टली सब चीजें आपके नोट्स में कवर है। जस्ट अगर आप प्रॉपर नोट्स को भी कर लेते हो, याद अच्छे से पढ़ लेते हो, तो क्वेश्चन आपके मोस्टली सारे हो जाएंगे प्रीवियस ईयर के, मोस्टली सब क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर रहे हैं, हम कंटिन्यू करते हैं। तो क्या था, मैं फाइल शेयर कर देता हूँ, यहाँ पे फाइल शेयर करता हूँ। सबसे पहले फाइल थी आपके पास डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट में गए, डॉक्यूमेंट में गए, डॉक्यूमेंट में गए, इंडियन स्टैंडर्ड, इंडियन स्टैंडर्ड 1661, इंडियन स्टैंडर्ड 1661, यस ये था। ये शो हो रही है सभी को? ये फाइल शो हो रही है ना? ये फाइल शो हो रही है सबको? ठीक है, शो हो रही है फाइल सबको ना? चलो क्लियर है। अब देखो कोड के बारे में डिस्कस कर रहे थे लास्ट में, मैंने वी वर डिस्कसिंग अबाउट द डिफेक्ट्स, डिफेक्ट्स के बारे में आपसे बात कर रहे थे। वी वर डिस्कसिंग अबाउट द डिफेक्ट्स, डिफेक्ट्स की बात करी थी। आपको ये बताया था कि आप मुझे पहले तो ये बताओ, अंडरकोट, अंडरकोट का दूसरा नाम क्या होता है? अंडरकोट का दूसरा नाम क्या होता है? अंडरकोट को और क्या बोलते हैं? अंडरकोट को और क्या बोलते हैं? अंडरकोट को फर्स्ट कोट नहीं बोलते, अंडरकोट को बेकिंग कोट भी बोलते हैं, अंडरकोट को बेकिंग कोट भी कहा जाता है। अंडरकोट, अंडरकोट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ बेकिंग कोट। ये लिखा था कल आपने ना? या अंडरकोट को बेकिंग कोट भी कहते हैं। अब मुझे ये बताओ, मुझे ये बताओ, वो कोट जो कि डायरेक्टली डायरेक्टली सरफेस के कांटेक्ट में है, वो कोट जो कि डायरेक्टली सरफेस के कांटेक्ट में है उसको क्या बोलते हैं? वो कोट जो कि डायरेक्टली सरफेस के कांटेक्ट में है उसको क्या कहते हैं? फर्स्ट कोट कहते हैं। फर्स्ट कोट का दूसरा नाम क्या होता है? फर्स्ट कोट का दूसरा नाम क्या होता है? फर्स्ट कोट का दूसरा नाम क्या था? फर्स्ट कोट का दूसरा नाम क्या था? चलो ठीक है, अभी मेरे ख्याल से आपके पास नोट्स नहीं है ना, मुझे लगता है नोट्स नहीं है आपके पास इस टॉपिक के, तो इसी वजह से आंसर नहीं आ रहे होंगे निकल के। मैं आज आपसे खत्म करते इसकी फाइल शेयर कर दूंगा आपको, प्लास्टर वाली फाइल शेयर कर दूंगा, जस्ट अभी यहाँ पे देख लो। सो नेक्स्ट आपके पास में क्या है, नेक्स्ट डिस्कस कर रहे हैं। डिफेक्ट तक आपका हुआ था, डिफेक्ट तक आपका कवर करा था आपने। अब नेक्स्ट आपके पास में जो है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिएगा जरा नेक्स्ट आगे क्या है, द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स। अब देखो पूरा नहीं पढ़ना आपको, जो जो मेन मेन पॉइंट मैं बता रहा हूँ जस्ट उनको पढ़ो। इसमें एक नोट देखो जरा आप, इसको देखना पॉइंट को, एक मिनट। यस, ये वाला पॉइंट देखो आप, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे लाइन पुट्टी में, लाइन पुट्टी में आप एक पॉइंट देखो जरा, लाइन पुट्टी में आप एक पॉइंट देखो, पुट्टी, ये देखो जरा पढ़ के, पुट्टी शैल बी केप्ट मॉइस्ट until used and the quantity prepared at the time shall not be more than what may be consumed in 7 days। ये पॉइंट क्लियर है कि पुट्टी, जो पुट्टी, अगर आप पुट्टी, लाइन पुट्टी बेसिकली अगर पुट्टी की बात करें तो आप क्वांटिटी जब जो आप प्रिपेयर कर रहे हो पुट्टी को, दैट शुड बी केप्ट वेट। आप उसको क्या रखोगे, मॉइस्ट कंडीशन में रखोगे। कब तक? जब तक आप उसको यूज नहीं कर रहे हो। पुट्टी शैल बी केप्ट मॉइस्ट, पुट्टी शैल बी केप्ट मॉइस्ट अंटिल यूज्ड। और जो क्वांटिटी आप पुट्टी की तैयार कर रहे हो किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे, वो 7 दिन में जितना आप कंज्यूम कर पाओ उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, वो उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये जस्ट पॉइंट था आपके पास में, यही सेम पॉइंट मैंने आपको नोट्स में भी लिख के दे रखा है। यही सेम पॉइंट आपके नोट्स में लिखा हुआ है, नोट्स में मिल जाएगा आपको। यही सेम पॉइंट नोट्स में लिखा हुआ है, नोट्स में मिल जाएगा आपको कि पुट्टी पुट्टी शैल बी केप्ट मॉइस्ट अंटिल यूज्ड। जब तक आप उसको यूज करोगे तब तक आपको उसको मॉइस्ट कंडीशन में रखना है। एंड द क्वांटिटी सो प्रिपेयर्ड शुड नॉट बी मोर देन व्हाट मे बी कंज्यूम्ड इन द 7 days। एक कोड का प्रोविजन है, जस्ट डायरेक्टली कोड का प्रोविजन है, पूछा नहीं है कहीं पे, कभी पूछा आज तक कभी नहीं है। जस्ट मुझे इंपॉर्टेंट लगी ये लाइन तो मैंने आपको बता दिया इसके बारे में। पूछा वैसे इसके बारे में कहीं पे नहीं है, बट हाँ इंपॉर्टेंट मुझे लगा पर्सनली तो मैंने बता दिया आपको इसके बारे में कि हाँ देखो ऐसा पॉइंट होता है। ठीक है, चलो अब वाटर वगैरह के बारे में आपको कोई डिस्कस नहीं करना है यहाँ पे।
सो जस्ट एक ये पॉइंट था इसके बारे में, यहाँ पे एक ये प्रोविजन बताया था आपको कि पुट्टी शैल बी केप्ट मॉइस्ट अंटिल यूज्ड and the quantity so prepared at the time should not be more than what may be consumed in the 7 days, what may be consumed in the 7 days. Now next पेज पे चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलेंगे आगे। इधर 8th हो गया ना, 8th हो गया, 9th पे कुछ है क्या बताने लायक आपको? यस जरा यहाँ पे आओ, जरा यहाँ पर आइए, जरा इस पे देखो जरा, यहाँ पे ये एक इंपॉर्टेंट पेज है आपके पास में, ये एक इंपॉर्टेंट पेज है, इससे क्वेश्चन आया हुआ है पहले, इस पेज से आपको डायरेक्टली क्वेश्चन देखने को मिलेगा एंड क्वेश्चन किस तरह से है वो मैं बता दूंगा आपको। सो नेक्स्ट आपके पास में है ये, इसको देखना जरा पढ़ के क्या कह रहा है यहाँ पे, देखो जरा, नंबर ऑफ द प्लास्टर कोट्स, नंबर ऑफ द प्लास्टर कोट्स, कितने नंबर ऑफ प्लास्टर कोट्स की रिक्वायरमेंट है उसके बारे में बात हो रही है। अब आपको ये बताया था कि द नंबर ऑफ द प्लास्टर कोट कितने आपको अप्लाई करवाने होता है, दैट विल डिपेंड ऑन द कंडीशन ऑफ द सर्फेस, वो सरफेस की कंडीशन पे डिपेंड करता है। द नंबर ऑफ द प्लास्टर कोट्स टू बी प्रोवाइडेड डिपेंड्स ऑन द कंडीशन ऑफ द सरफेस, डिपेंड्स ऑन द कंडीशन ऑफ द सरफेस। पढ़ के देखो जरा यहाँ पे, फर्स्ट इसमें पॉइंट लिखा है द आइडियल नंबर ऑफ द कोट्स वेयर प्रैक्टिकेबल इज 2, ये फर्स्ट पॉइंट है, ये फर्स्ट पॉइंट है। सो 7.2.1 में फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है द आइडियल नंबर ऑफ द कोट्स वेयर प्रैक्टिकेबल इज 2, यानी कि मेनली आप मान के चलो आपके पास में 2 आइडियल कोट होते हैं। आइडियल कोट कितना माना गया है, लगभग 2 नंबर ऑफ कोट्स क्या है, एक आइडियल कंडीशन में आप प्रोवाइड कराने की कोशिश करते हो। सो द आइडियल नंबर ऑफ कोट्स वेयर प्रैक्टिकेबल कितना होता है, 2 होता है। सो 2 नंबर ऑफ कोट्स आप एक आइडियल कंडीशन में प्रोवाइड करने की कोशिश करते हो। नेमली उन 2 कोट को क्या क्या बोलोगे, एक तो हो जाएगा आपका अंडर कोट हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा आपका फिनिशिंग कोट। फिनिशिंग कोट आप जानते ही थे, फिनिशिंग कोट क्या होता था, फिनिशिंग कोट वो कोट था जो कि फाइनल कोट, 2 कोट वर्क में, 3 कोट वर्क में जो फाइनल कोट होता था उस कोट को आप फिनिशिंग कोट कहते थे, पॉइंट आपको कल भी बताया था। 2 कोट वर्क में या फिर 3 कोट वर्क में जो फाइनल कोट होता है आपके पास में उसको फिनिशिंग कोट कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द फिनिशिंग कोट बोल दो, फाइनल कोट बोल दो, या उसी को सेटिंग कोट भी कहते हैं। सो आइडियल नंबर ऑफ कोट होते हैं आपके पास में 2, एक हो जाएगा अंडर कोट और दूसरा कितना हो जाएगा आपके पास में, दूसरा हो जाएगा फिनिशिंग कोट, दूसरा हो जाएगा फिनिशिंग कोट। अब देखो जरा यहाँ पे नेक्स्ट लिखा है आपके पास में, नेक्स्ट लिखा है the most successful work has been carried out in the past with plaster finishing coats with single coat only plain backgrounds of the bricks, concrete and the smaller material. However, for very rough surface such as the rough stone masonry 3 coats plastering may be necessary. अब जहाँ पे जरा यहाँ पे देखिएगा, इस पॉइंट को देखो पढ़ के, इस पॉइंट के देखो, for very rough surfaces such as stone masonry, for very rough surfaces such as stone masonry 3 coat plastering may be necessary, 3 coat plastering may be necessary. So यहाँ पे क्लियर कट लिखा हुआ है for very rough surfaces, for very rough surfaces जैसे कि stone masonry, जैसे कि stone masonry 3 number of plastering coats may be necessary, 3 number of plastering coats may be necessary. and इस ऊपर वाले पॉइंट को पढ़ के देखो, it is recognized however that much successful work has been carried out in the past with plastering finishing coat with a single coat on reasonably plain background of the bricks, on reasonably plain background of the bricks. अब यहाँ से मैं जस्ट आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, इसको पढ़ने के बाद में आप मुझे आंसर करना उनके। आइडियल कोट जो एक आइडियल कंडीशन में आपको बताए गए हैं कितने होते हैं, आइडियल नंबर ऑफ कोट्स आपको जनरली कितने सजेस्ट करें, यस 2 होता है। सो द आइडियल नंबर ऑफ कोट अगर बात करोगे तो आप 2 होते हैं आपके पास में, आइडियल नंबर ऑफ कोट्स कितने हैं, 2 हैं आपके पास। अगर सरफेस कैसा है, बहुत ज्यादा रफ है, फॉर वेरी रफ सर्फेसेस क्या है नेक्स्ट, वेरी रफ सर्फेसेस के लिए कितना बोला आपको, वेरी रफ सर्फेसेस, यस फॉर वेरी रफ सर्फेसेस द नंबर ऑफ द कोट्स आर 3, अब ये बताओ कि अगर कोई रीजनेबली प्लेन बैकग्राउंड है, प्लेन होने का मतलब एक तरह से स्मूथ बैकग्राउंड है, इन दैट केस कितना बताया, बहुत ज्यादा प्लेन बैकग्राउंड है 1 बताया, ठीक है। सो क्या आ रहा है यहाँ पे, आइडियल है आपके पास में कितना, आइडियल तो है 2, वेरी रफ सरफेसेस 3 हो गया, एंड प्लेन बैकग्राउंड कितना हो गया, प्लेन बैकग्राउंड में कितना हो गया, लाइक आपके पास 1 हो गया। अब इन तीनों पॉइंट को हमें जस्ट क्या करना था, इसको थोड़ा सा दिमाग में रखना है जस्ट अपने, ये पूछा नहीं है कहीं पे वैसे, बट पूछ सकता है, चांसेस हैं पूरे। अब क्वेश्चन कहाँ से पूछा है वो मैं आपको बता देता हूँ, क्वेश्चन कहाँ से पूछा है उसके बारे में देखिएगा जरा। ये क्वेश्चन है आपका, मेटल लैथिंग नॉर्मली रिक्वायर्स 3 कोट प्लास्टर फिनिश एंड रिनोवेशन वर्क ऑन वुड लेथ्स should also be carried out in 3 coats, और ये क्वेश्चन है आपका ये क्वेश्चन है कि वुड या फिर मेटल लेथिंग
ठीक है, कितने कोट की रिक्वायरमेंट होती है? 3 नंबर ऑफ कोट्स आर स्पेसिफाइड, 3 नंबर ऑफ कोट्स आर स्पेसिफाइड। अब यहाँ पे आपको क्या दे रखे हैं, कुछ अलग अलग बैकग्राउंड के हिसाब से नंबर ऑफ कोट इन्होंने स्पेसिफाई कर रखे हैं, कुछ डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड के हिसाब से नंबर ऑफ कोट स्पेसिफाई कर रखे हैं। इसमें से जिसके ऊपर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो पॉइंट मैंने आपको बता दिया, क्लियर कट उन्होंने पूछ रखा है। क्लियर कट उन्होंने पूछा हुआ है कि भाई कोई वुड सर्फेस है आपके पास, वुड का सर्फेस है, वुड लेथ्स है, कितने नंबर ऑफ कोट की रिक्वायरमेंट होगी? आपको 3 नंबर ऑफ कोट की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, 3 नंबर ऑफ कोट्स की रिक्वायरमेंट होती है। क्लियर है? सो अब कुछ आंसर, कुछ क्वेश्चन पूछूंगा मैं, उनके आंसर करना आप। सबसे पहला पॉइंट तो ये है, सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि आइडियल नंबर ऑफ कोड कितने हैं? आइडियल नंबर ऑफ कोड कितने हैं आपके पास में? आइडियल कोड्स कितने हैं? आइडियल कोड, आइडियल है आपके पास में 2। अब ये बताओ नेक्स्ट, वेरी रफ सर्फेसेस, वेरी रफ सर्फेस कितना बोला है? वेरी रफ सर्फेस पे, वेरी रफ सर्फेस, वेरी रफ सर्फेस में कितना है? वेरी रफ सरफेस के केस में 3 है। प्लेन सरफेसेस पे, प्लेन सरफेसेस 1 है। प्लेन सरफेसेस के केस में कितना है? प्लेन सरफेसेस के केस में कितना है? एंड नेक्स्ट आपके पास में क्या है? मेटल एंड वुड, मेटल एंड वुड कितना है? मेटल एंड वुड, मेटल एंड वुड 3 है। क्लियर कट यहाँ पे मेंशन कर रखा है 3 कोट्स। और ये आपका क्वेश्चन है, ये क्लियर कट मैं बता रहा हूँ आपसे कि ये क्या है, आपका क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का। एसएससी जेईई ये क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में आया हुआ है कि मेटल है, वुड सरफेस है, कितने नंबर ऑफ द कोट्स की रिक्वायरमेंट है? सो 3 नंबर ऑफ कोट्स की रिक्वायरमेंट है, 3 नंबर ऑफ कोट्स की रिक्वायरमेंट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, क्वेश्चन है आपका एसएससी जेईई का है। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। यानी कि आप ये चीज ऑब्जर्व करो कि डायरेक्टली आपके कोड से निकाल निकाल के क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो लोग आपके डायरेक्टली कोड से निकाल निकाल के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इस चीज को आप ऑब्जर्व करके देखो। क्लियर है? सो याद रखना इसको। बाकी ये टेबल जो है, यहाँ पे मैंने टेबल आपको नोट्स में प्रोवाइड करवा रखी है, ये टेबल मैंने आपको नोट्स में प्रोवाइड करवा रखी है, वहां पे मिल जाएगी कि किस तरह के सरफेस के लिए आपको कितने नंबर ऑफ कोट्स की रिक्वायरमेंट होती है। बाकी मेरे ख्याल से एक पूछा गया है इसमें आज तक, एक पूछा गया है जस्ट आज तक, कौन सा है? मेटल वाला है, फिर वुड वाला। ठीक है, 3। इससे अलावा पूछा तो और कोई सा है नहीं इन्होंने, इससे अलावा और एक्स्ट्रा इन्होंने कोई नहीं पूछा आज तक। लेकिन जैसा कि आप देख ही रहे होंगे, आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि डायरेक्टली कोड से उठा उठा कर आपकी चीजें पूछ रहे हैं। तो आने वाले ईयर्स में पूछ ले तो कोई भरोसा नहीं है, कोई भरोसा नहीं है। इसीलिए पूरी की पूरी टेबल मैंने आपको आपके नोट्स में डाल रखी है, ये पूरी की पूरी टेबल आपके नोट्स में प्रोवाइड करवाई गई है। पूछा सिर्फ वुड के बारे में है आज तक, और किसी का नहीं पूछा है प्रीवियस ईयर्स में, बट आने वाले ईयर में पूछ लेगा क्योंकि डायरेक्टली कोड से उठा उठाकर चीजें पूछ रहे हैं। तो भरोसा कोई नहीं है। ठीक, थोड़ा सा एक नजर मार लेना जस्ट। ठीक, चलो। सो ये हो गया आपका ना। नेक्स्ट आगे चलते हैं। सारे के सारे पॉइंट जो मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, ये सारे मैंने आपके नोट्स में लिख रखे हैं, आपको मिल जाएंगे क्लास के बाद में। सो नेक्स्ट आपके पास में होगा, नेक्स्ट पेज है आपके पास। यस, ये भी आता है, ये भी आता है आपके पास में एक, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर से भी क्वेश्चन आया हुआ है। अब देखिएगा जरा किस तरह से क्वेश्चन है। यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है आपके पास में। क्वेश्चन किस तरह से है, देखो ये देखो जरा, आप यहाँ पे क्या देखोगे, एक सेकेंड। ये तो भाई टेबल ही चल रही है आपकी, ये टेबल एज इट इज लिखी हुई है, उसको पढ़ लेना वहां पे। ये टेबल मैंने नोट्स में भी दे रखी है, जो ऊपर ये टेबल है ना, ये टेबल आपको नोट्स में भी दे रखी है, वहां पे आप इसको पढ़ लोगे आराम से। ठीक, पूछा नहीं है, एक पूछा गया है जस्ट आज तक, बट आने वाले ईयर में पूछ सकता है, चांसेस हैं। सो नेक्स्ट क्या है आपके पास में, नेक्स्ट क्या क्या बोल रहे हैं आपको, देखो जरा। नेक्स्ट आपको क्या कह रहा है कि द टोटल थिकनेस, द टोटल थिकनेस ऑफ द टू कोट वर्क, द टोटल थिकनेस ऑफ द टू कोट वर्क एक्सक्लूसिव ऑफ द कीज या फिर डबिंग आउट shall be generally about, shall be generally about, but shall not normally exceed 20 mm, but shall not normally exceed 20 mm, shall not normally exceed 20 mm। यानी कि कोई टू कोट वर्क आपके पास में हो रहा है, उसकी थिकनेस नॉर्मली किससे एक्सीड नहीं करनी चाहिए? कोई टू कोट वर्क आपके पास में हो रहा है, उसकी थिकनेस नॉर्मली किससे एक्सीड नहीं करनी चाहिए? 20 mm से। क्लियर कट मेंशन कर रखा है इन्होंने, द टोटल थिकनेस ऑफ द टू कोट वर्क, द टोटल थिकनेस ऑफ द टू कोट वर्क, ठीक है, shall not normally exceed 20 mm, shall not normally exceed, shall not normally exceed 20 mm, shall not normally exceed 20 mm। अब नेक्स्ट आप ये पढ़ के देखो जरा, the thickness of the three coat work, the thickness of the three coat work shall be about but shall not normally exceed 25 mm, but shall not normally exceed 25 mm, but shall not normally exceed 25 mm।
बट शैल नॉर्मली नॉट एक्सीड 25 mm। तो ये दोनों थिकनेस याद हो गई क्या? इन दोनों में से भी पूछा नहीं है इन्होंने प्रीवियस ईयर में, दोनों में से कोई सी थिकनेस नहीं पूछी गई है, बट पूछ लेगा आने वाले ईयर्स में, चांसेस हैं। प्रीवियस ईयर में अभी तक नहीं पूछ रखा है, मैं बिल्डिंग मटेरियल की बता रहा हूँ, बिल्डिंग मटेरियल में नहीं पूछा है क्वेश्चन, बट जैसे देख रहे हैं कोड में से उठा उठा के चीजें पूछ रहे हैं, तो पूछ लेगा आने वाले ईयर्स में, कोई गारंटी नहीं है। इसलिए जो जो मुझे इस कोड में इंपॉर्टेंट लग रहा है वो मैंने आपको सारा बता दिया, क्योंकि इस कोड में से कई सारे क्वेश्चन उन्होंने डायरेक्टली आपसे पूछे हैं। सो टू कोट वर्क की थिकनेस आपको जनरली कितना बोला है कि किससे एक्सीड नहीं करनी चाहिए? टू कोट वर्क की थिकनेस किससे एक्सीड नहीं करनी चाहिए? टू कोट वर्क की थिकनेस किससे एक्सीड नहीं करेगी? 20 mm। एंड थ्री कोट के लिए कितना बोला है? थ्री कोट के लिए कितना बताया आपको? 25 mm बोला है। थ्री कोट के लिए कितना है आपके पास में? 25 mm स्पेसिफाई करा है। थ्री कोट के लिए कितना स्पेसिफाई करा है? 25 mm स्पेसिफाई करा है। थ्री कोट के लिए कितना स्पेसिफाई कर रखा है? 25 mm स्पेसिफाई कर रखा है। चलो ये दोनों याद रखना, दोनों याद रखना कि टू कोट के लिए कितना है आपके पास में? टू कोट के लिए कितना है आपका? 20 mm है। एंड थ्री कोट वर्क के लिए कितना है आपका? थ्री कोट वर्क के लिए है आपका 25 mm है। ठीक है, थ्री कोट वर्क के लिए आपके पास कितना है? 25 mm। सारे के सारे पॉइंट्स आपको क्लास खत्म होने के बाद मिल जाएंगे, लिखे ही लिखा है। चलिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट चलते हैं आगे। पेज नंबर कौन सा चल रहा है अभी? यस 14 पे आ गए हम, हाँ 14 पे आ चुके हैं, 14 पे आ चुके ना, 14 पे आ चुके हैं। चलो ठीक है, 14 पे आ चुके, 14 पे आ चुके। अब इसमें देखो जरा आप लोग, इसमें देखो जरा आप लोग, देखो जरा, इसमें देखो जरा, कुछ रिकमेंडेड प्लास्टर स्पेसिफिकेशंस, रिकमेंडेड प्लास्टर स्पेसिफिकेशन, कुछ प्लास्टर की स्पेसिफिकेशन आपको इन्होंने दे रखी है यहाँ पे, कुछ प्लास्टर की स्पेसिफिकेशन दे रखी है, जरा एक टेबल के फॉर्म में उसको देखना एक बार पढ़ के। रिकमेंडेड प्लास्टर स्पेसिफिकेशंस, फर्स्ट क्या है आपके पास में? नंबर ऑफ द कोट्स ऑफ प्लास्टर। नंबर ऑफ कोट्स ऑफ प्लास्टर, एक सिंगल कोट प्लास्टर है, सिंगल कोट प्लास्टर है, थिकनेस जनरली कितना रखोगे? थिकनेस जनरली कितनी रखोगे? सिंगल कोट प्लास्टर है, थिकनेस जनरली कितना रखोगे? सिंगल कोट प्लास्टर है, थिकनेस जनरली कितनी स्पेसिफाई करी है? 10 to 15 mm तक स्पेसिफाई कर रखी है। ठीक है, 10 to 15 mm तक थिकनेस क्या कर रखी है? स्पेसिफाई कर रखी है। 10 to 15 mm तक थिकनेस क्या कर रखा है? स्पेसिफाई कर रखा है। ठीक है, तो ये एक पॉइंट आया। ये जनरल डायरेक्टली कोड की टेबल है आपके पास में कि रिकमेंडेड प्लास्टर स्पेसिफिकेशन, नंबर ऑफ कोट्स ऑफ द प्लास्टर, प्लास्टर के कोट के बेसिस पे उन्होंने आपको थिकनेस बता रखी है, प्लास्टर के कोट के बेसिस पे उन्होंने आपको क्या बताया? थिकनेस बताया है। प्लास्टर के कोट के बेसिस पे थिकनेस स्पेसिफाई करी गई है। सो फर्स्ट क्या है आपके पास में? फर्स्ट आपने देखा कि भाई हाँ, आपके पास में क्या था कि जैसे सिंगल कोट वर्क है, अगर सिंगल कोट वर्क है तो लगभग थिकनेस कितना है? 10 to 15 mm तक है। नेक्स्ट आए हम किस पे? टू कोट प्लास्टर वर्क पे आए। टू कोट प्लास्टर इंटरनल, इंटरनल एंड एक्सटर्नल का मतलब है कि आप किसी इंटरनल सरफेस पे वर्क कर रहे हो या फिर आप किसी एक्सटर्नल सरफेस पे वर्क कर रहे हो। इंटरनल सरफेस का मतलब है विच इज नॉट डायरेक्टली एक्सपोज टू द एटमोस्फेयर, दैट सरफेस विच इज नॉट डायरेक्टली एक्सपोज टू द एटमोस्फेयर। एंड एक्सटर्नल का मतलब है कि विच इज एक्सपोज टू द एटमोस्फेयर, ये मतलब होता है। इंटरनल एंड एक्सटर्नल का मतलब है इंटरनल, इंटरनल सर्फेसेज जो कि एटमॉस्फेयर को एक्सपोज नहीं है, एक्सटर्नल सर्फेस जो कि एटमॉस्फेयर को आपके एक्सपोज है, ये मतलब है। ठीक, इट मींस एक साथ नहीं कंसीडर किया है इसको, इट मींस एक साथ नहीं कंसीडर किया है इसको, एक साथ कंसीडर नहीं करा है इसको, नहीं एक साथ कंसीडर नहीं करा है, एक साथ कंसीडर नहीं करा है, दोनों अलग अलग होंगे। इंटरनल अलग होगा, एक्सटर्नल अलग सर्फेस होगा। ठीक है, तो दोनों के लिए क्या है? 10 to 15 mm तक इन्होंने क्लियर कट बोल रखा है यहाँ पे। नेक्स्ट क्या है आपके पास में? टू कोट प्लास्टर। टू कोट प्लास्टर के हिसाब से आप देखोगे, सिंपल आपको पता है कि भाई टू कोट प्लास्टर अगर होगा, अगर आपके पास में टू कोट प्लास्टर होगा तो ऑब्वियसली क्या रहेगा वहां पे? टू कोट प्लास्टर के केस में दो लेयर्स होंगे, एक क्या होगा? अंडर कोट होगा, दूसरा क्या होगा? फिनिशिंग कोट होगा। एक होगा अंडर कोट, दूसरा क्या होगा? फिनिशिंग कोट। अंडर कोट को आप बेकिंग कोट भी कहते हो, ये पॉइंट आपको कल बताया था। अंडर कोट को आप बेकिंग कोट भी कहते हो, ये आपको कल बताया था। अब टू कोट प्लास्टर वर्क में जो फाइनल कोट होता है उसको हम फिनिशिंग कोट कहते हैं, तो ये है फिनिशिंग कोट। थिकनेस कितना बता रखा है? 10 to 12 बता रखा है, 3 to 8 mm तक स्पेसिफाई कर रखा है, 3 to 8 mm तक स्पेसिफाई कर रखा है। इस 10 to 12 टू कोट वर्क में बेकिंग कोट का 10 to 12 तक है, फिनिशिंग कोट का कितना है? 3 to 8 mm तक स्पेसिफाई कर रखा है। नेक्स्ट आए किस पे? थ्री कोट प्लास्टर वर्क पे आए। एक सबसे अंडर कोट होगा जो बिल्कुल फर्स्ट कोट होगा, फिर क्या है? सेकंड कोट, और फिर क्या है? फिनिशिंग कोट। सेकंड कोट को और क्या बोलते हैं? सेकंड कोट का और दूसरा नाम क्या है? सेकंड कोट को और क्या बोलते हैं? सेकंड कोट का एक और नाम था फ्लोटिंग कोट था, यस फ्लोटिंग कोट था। सो ये थिकनेसेस स्पेसिफाई कर रखी है आपको, ये थिकनेसेस जो है इनकी स्पेसिफाई कर रखी है आपको, 10 to 15 mm, 3 to 5 mm एंड 3 to 8 mm। चलिए, तो जस्ट ये जो पॉइंट्स हैं वो आपको टेबल ये मिल जाएंगे, आपको नोट्स में लिखे लिखा है।
ठीक है, ये पॉइंट्स आपको नोट्स में मिल जाएंगे, तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक, ये एज इट इज अलग अलग डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ द कोट्स इन द प्लास्टर, टोटल थिकनेस भी ये ऐड, हाँ बिल्कुल टोटल थिकनेस इसको ऐड करके बोलेंगे। टोटल थिकनेस में तो आपका पूरा थिकनेस आ गया ना, टोटल थिकनेस में तो आपका पूरा थिकनेस आ ही गया है, टोटल थिकनेस में तो आपका कंप्लीट थिकनेस आ चुका ना, तो टोटल इसको ऐड करके बोलेंगे। ठीक है, टोटल इसको ऐड करके बोलेंगे। चलिए क्या है नेक्स्ट। सो ये देखो यहाँ से क्लियर कट अभी तक क्वेश्चन नहीं आया है, बट मुझे थोड़ा इंपॉर्टेंट लगा, मैंने इसलिए बता दिया आपको। ठीक, आप भी ऐसे ही करना कि जहां जिस जिस टॉपिक पे आपको क्वेश्चन दिखाई देगा, देखो इस टॉपिक से हार्डली 5-4 क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे, 4-5 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में, सिर्फ ज्यादा क्वेश्चन नहीं दिखेंगे, सिर्फ 4-5 क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे इस टॉपिक से प्रीवियस ईयर्स में। सो जिससे क्वेश्चन कम आए हुए हैं, जिस टॉपिक से कम क्वेश्चन आ रखे हैं, सिर्फ 4-5 क्वेश्चन है, उसके ऊपर ज्यादा टाइम बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं है, उस टॉपिक पे ज्यादा टाइम बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं है। तो आपको भी ऐसे ही करना है, स्मार्ट तरह से स्टडी करनी है थोड़ी सी, कि उन टॉपिक्स में जिनमें से कम क्वेश्चन आए हुए हैं, उनमें से जस्ट उन क्वेश्चन को देख लो कि किस किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अगर पूरा पढ़ने पे आओगे तो ये पूरा कोड पढ़ते रहो बैठ के, उसमें कोई फायदा नहीं होने वाला आपको। जिन टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आए हैं उनको ज्यादा डिटेलिंग में पढ़ा है। कॉन्क्रीट के ऊपर आपका पूरा 15 दिन निकाल दिया हमने, कॉन्क्रीट पे पूरे 15-20 दिन इसीलिए लगाए क्योंकि क्वेश्चन खूब है वहां से। सीमेंट को आपको 10-12 दिन पढ़ाया था जब ऑफलाइन क्लासेस चलती थी, सीमेंट को आपको 10-12 दिन इसीलिए पढ़ाया था ऑफलाइन क्लासेस में, क्योंकि बहुत क्वेश्चन है उससे, बहुत क्वेश्चन है उससे। एडमिक्सचर पढ़ाया, एग्रीगेट पढ़ाया, बट जिससे कम क्वेश्चन है उसको कम पढ़ना है, और जो जो क्वेश्चन है जिस जिस तरह के, सिर्फ उसी चीज को पढ़ो, ज्यादा मत पढ़ो उसमें। अदरवाइज क्वेश्चन आते नहीं है, 3-4 क्वेश्चन के ऊपर पूरा टाइम बर्बाद करने से कोई बेनिफिट नहीं होगा। चलो नेक्स्ट क्या है, 14 पेज तक आपने देख लिया। सो नेक्स्ट डिस्कस कर रहे हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। पेज नंबर 15 है, पेज नंबर 15 है। इधर कुछ बताना है क्या? नहीं, इधर कुछ नहीं बताना। पेज नंबर 16, पेज नंबर 16, पेज नंबर 16। चलो इधर भी कुछ नहीं है। नेक्स्ट आ गया आपके पास प्रॉपर इंटरवल प्रीलिमिनरी, ये भी कुछ नहीं है, सब ऐसे लिखा हुआ है। सीक्वेंस ऑफ द ऑपरेशंस, सीक्वेंस ऑफ द ऑपरेशंस, सीक्वेंस ऑफ द ऑपरेशंस, इसमें भी कुछ नहीं करना है आपको ना। सीक्वेंस ऑफ द ऑपरेशंस, सीक्वेंस ऑफ द ऑपरेशंस, प्रिपरेशन ऑफ द मोर्टार। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलो, प्रिपरेशन ऑफ द बैकग्राउंड। हाँ इधर आ जाओ जरा, इधर थोड़ी सी आपको काम की चीजें मिलेंगी। इधर आपके क्वेश्चन का मैटर है, इधर आपके क्वेश्चन का मैटर है, तो इधर देख लो जरा। देखो जरा, आपको ये बताया जा रहा है कि जब आप किसी सरफेस के ऊपर प्लास्टर करते हो, जब आप किसी सरफेस के ऊपर प्लास्टर करते हो, तो प्लास्टर करने से पहले जो बैकग्राउंड है जिसके ऊपर आपको प्लास्टर करना है, आपको उस बैकग्राउंड के अंदर, आपको उस बैकग्राउंड में क्या करना पड़ता है, कुछ स्पेशल, आपको उस बैकग्राउंड के अंदर कुछ स्पेसिफिक, बेसिकली एक तरह से कुछ स्पेशल प्रिपरेशंस करनी पड़ते हैं। लेट अस सपोज आप किसी मैसोनरी के ऊपर प्लास्टर करना ब्रिक मैसोनरी के ऊपर आप प्लास्टर करना चाहते हो, तो ब्रिक मैसोनरी एक तरह से आपका बैकग्राउंड है जिसके ऊपर आप प्लास्टर करोगे। आपको उस बैकग्राउंड को प्रिपेयर करना पड़ता है, आपको उस बैकग्राउंड को प्रिपेयर करना पड़ता है प्लास्टर करने से पहले। प्रिपरेशन में बहुत सारे आपके 3-4 स्टेप होंगे, प्रिपरेशन में क्या होंगे, आपके 3-4 स्टेप्स होंगे जिनके बारे में आपको पता होने चाहिए कि कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। सो ये नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या कह रहा है कि द प्रिपरेशन ऑफ द बैकग्राउंड फॉर एप्लीकेशन ऑफ द प्लास्टर, फॉर एप्लीकेशन ऑफ द प्लास्टर। सो बैकग्राउंड की प्रिपरेशन की बात हो रही है प्लास्टर को अप्लाई करने के लिए। आप ऐसा नहीं कि डायरेक्टली गए और सरफेस पे प्लास्टर अप्लाई कर दिया। सरफेस पे प्लास्टर अप्लाई करने से पहले आपको सरफेस को प्रिपेयर करना पड़ेगा प्लास्टर के लिए। अब कैसे प्रिपेयर करोगे, सबसे पहले इसमें जो पॉइंट आता है निकल के आपके पास, द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज द क्लीनलीनेस। सबसे पहला पॉइंट है क्लीनलीनेस। जिस भी सरफेस के ऊपर आप प्लास्टर कर रहे हो, जिस भी सरफेस के ऊपर आप प्लास्टर करोगे, ब्रिक मैसोनरी के ऊपर अगर आप प्लास्टर करोगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस ब्रिक मैसोनरी के सरफेस को पहले क्लीन करना पड़ेगा। आपको उसके सरफेस को पहले क्लीन करना पड़ेगा, बिकॉज अगर उसके ऊपर कुछ इंप्योरिटीज प्रेजेंट है, लेट अस सपोज उस सरफेस के ऊपर कुछ केमिकल्स स्टिक है, उस सरफेस के ऊपर कुछ केमिकल्स स्टिक है, लेट अस सपोज उस सरफेस के ऊपर कोई धूल है, डस्ट है, या फिर आप सबसे इजीली इससे समझ जाओगे आप, लेट अस सपोज मैं ब्रिक मैसोनरी के ऊपर प्लास्टर करना चाहता था, बट ये भी तो चांस हो सकता है कि ब्रिक मैसोनरी के सरफेस पे आपको, ब्रिक मैसोनरी के सरफेस पे आपको कुछ एफ्लोरेसेंस दिखाई दे रहा हो। ऐसा हो सकता है कि ब्रिक मैसोनरी के सरफेस पे आपको एफ्लोरेसेंस दिखाई दे रहा हो, ये भी हो सकता है। तो डस्ट हो सकती है वहां पे, एफ्लोरेसेंस हो सकता है वहां पे, हो सकता है वहां पे कुछ केमिकल्स प्रेजेंट हो उसके सरफेस पे इकट्ठे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले उनको हटाना पड़ेगा, पहले आपको उन केमिकल्स को हटाना पड़ेगा, उस डस्ट को हटाना पड़ेगा, उस सैंड को हटाना पड़ेगा जो कि उस सरफेस के ऊपर स्टिक है। अदरवाइज दिक्कत क्या होगी, जब आप उसके ऊपर प्लास्टर अप्लाई करोगे तो वो प्लास्टर
एंड उस वो प्लास्टर के बीच में एंड उस सरफेस के बीच में जिसके ऊपर आप प्लास्टर अप्लाई कर रहे हो उनके बीच में बॉन्डिंग को अफेक्ट करेगा, वो उनके बीच में बॉन्डिंग को क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। सो ये पॉइंट आपको निकल कर आया समझ में। सो फर्स्ट पॉइंट आपको क्या बताया कि भाई जो सरफेस है जिसके ऊपर आपको प्लास्टर करना है, पहले आप उस सरफेस को प्रिपेयर करोगे। प्रिपेयर का पहला स्टेप क्या है आपका, क्लीनलीनेस। द फर्स्ट पॉइंट इज दैट कि आपको सरफेस को क्लीन करना पड़ता है, बिकॉज देयर में भी चांसेस, वहां पे चांसेस हो सकते हैं कि भाई कोई एफ्लोरेसेंस हो, स्पॉट्स दिखाई दे रहे हो सरफेस पे, आपको व्हाइट स्पॉट्स दिखाई दे रहे हो बिकॉज ऑफ द एफ्लोरेसेंस। हो सकता है कि आपको वहां पे कोई डस्ट स्टिक हो, वहां पे हो सकता है कोई केमिकल स्टिक हो वहां पे। सो वो क्या दिक्कत करेगा, वो दिक्कत ये करेगा जब आप उसके ऊपर प्लास्टर अप्लाई करोगे तो that may lead to improper bonding between the plaster and the surface on which the plaster is applied। इनके बीच में improper bonding को करा सकता है। तो इसीलिए क्या करना पड़ेगा, पहले क्लीन करना पड़ेगा। अब देख लो इसको पढ़ के जरा एक बारी, क्या है यहाँ पे, सिंपल हेडिंग तो पढ़ के समझ में आ ही रहा होगा कि प्रिपरेशन द बैकग्राउंड फॉर द एप्लीकेशन ऑफ द मोटार। अब क्या बोल रहा है यहाँ पे, जरा इसमें देख लो पढ़कर। देखो, क्लीनलीनेस, a loose layer of the dust on masonry shall be removed either by watering or by brushing as required। आया समझ में। मैंने बताया कि अगर डस्ट प्रेजेंट है तो आपको उसको हटाना पड़ेगा। रिमूव करने का तरीका क्या है, उसको आप चाहे तो उसको विद द हेल्प ऑफ वाटरिंग करो सरफेस पे, या फिर आप क्या करो, विद द हेल्प ऑफ द ब्रश वगैरह की हेल्प से आप क्या कर लो, उसको क्लीन कर दो। ब्रश की हेल्प से आप क्या कर दो, उसकी सफाई कर दो। ठीक है, ब्रश की हेल्प से आप उसकी सफाई कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या बोल रहा है, नेक्स्ट अगर आप पॉइंट देखोगे, नेक्स्ट आपको ये भी बताए, देखो जरा, हाँ आगे क्या कह रहा है कि द कॉन्टेमिनेटेड लेयर शैल बी रिमूव्ड बाय द ब्रश, स्पेशल केयर शैल बी टेकन इन रिपेयरिंग द ब्लेंडिंग और प्लस ऑल लेयर्स ऑफ द प्लास्टर कोट शैल बी कंप्लीटली रिमूव्ड एंड मेड गुड। ये भी पढ़ो जरा पॉइंट, ओल्ड लेयर ऑफ द प्लास्टर, ओल्ड लेयर ऑफ द प्लास्टर कोट shall be completely removed and made good, if the background contains suitable salts, particularly sulfates, application of the plaster shall be done only after the efflorescence of the salts is complete and the efflorescence is roughly removed from the surface। ये पॉइंट जितने 3-4 पॉइंट आपने यहाँ पे पढ़े कि डस्ट है उसको हटाओगे आप, ब्रश की हेल्प से हटाओ, वाटर की हेल्प से हटाओ। अगर कोई ओल्ड प्लास्टर के आपको छोटे छोटे वहां पे पीसेस दिखाई दे रहे हैं जो पहले उसके ऊपर सरफेस के ऊपर प्लास्टर था, अगर उसमें कोई आपको छोटा मोटा उसका लेयर दिखाई दे रहा है तो उसको भी रिमूव करो, पूरी तरह से क्लीन कर दो सरफेस को। कोई एफ्लोरेसेंस है, एफ्लोरेसेंस को रिमूव कराने की कोशिश करो, एफ्लोरेसेंस को रिमूव कराने की कोशिश करो, है ना। सो ये है क्लीनलीनेस के अंदर। ये पॉइंट सभी को क्लियर हो गया क्लीनलीनेस वाला, कि सरफेस को क्या करोगे आप, क्लीन करोगे। द सरफेस हैज टू बी क्लीन्ड। बोलो क्लियर है नहीं है, ये पॉइंट क्लियर है सब लोगों को, चलिए। सो ये सब बुक क्लियर है। नेक्स्ट पर आओ, नेक्स्ट पे आओ जरा। ये देखो रफनेस, ये रफनेस की बात करो अब जरा जैसे क्या हुआ, आपने सरफेस को क्लीन कर दिया, लेकिन क्लीन करने के बाद क्या होता है कि जिस सरफेस के ऊपर आपको प्लास्टर अप्लाई करना है, वो सरफेस, मैं आपसे 2 ऑप्शन पूछूंगा, जिस सरफेस के ऊपर आपको प्लास्टर अप्लाई करना है वो सरफेस रफ होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए। वो सरफेस रफ होना चाहिए आपके पास में, स्मूथ होना चाहिए, वो रफ होना चाहिए सरफेस या स्मूथ होना चाहिए, रफ होना चाहिए। बिल्कुल, कैसा सरफेस होना चाहिए, रफ होना चाहिए। रफ, अगर सरफेस रफ है तो इससे बेनिफिट क्या मिलेगा, रफ सरफेस क्यों सजेस्ट करा है आपको, सरफेस रफ होना क्यों सजेस्ट कर रखा है, रफ क्यों बोल रहे हैं, सरफेस रफ होना चाहिए। सरफेस रफ क्यों, प्रॉपर बॉन्डिंग के लिए आप इसको रिलेट कर सकते हो। रफनेस बढ़ेगा, अगर रफनेस बढ़ेगा तो फ्रिक्शन बढ़ेगा सरफेस पे, अगर सरफेस पे रफनेस बढ़ेगा, रफनेस बढ़ने का मतलब क्या है, फ्रिक्शन बढ़ेगा वहां पे। अब जब आप उसके ऊपर प्लास्टर अप्लाई करोगे, तो जब आप उसके ऊपर प्लास्टर अप्लाई करोगे, चांसेस हो सकते थे कि प्लास्टर नीचे गिरने की कोशिश करता, चांसेस हो सकते थे कि प्लास्टर नीचे जाने की कोशिश करता फ्लो करके। लेकिन अगर सरफेस पे फ्रिक्शन ज्यादा है, तो वो फ्रिक्शन उस प्लास्टर को नीचे नहीं जाने देगा, वो उसको नीचे नहीं जाने देगा, एक प्रॉपर बॉन्डिंग उन दोनों के बीच में बन जाएगी। इसलिए सरफेस को क्या करना पड़ता है, रफ बनाना पड़ता है, रफनेस होनी चाहिए सरफेस के ऊपर। देयर शुड बी रफनेस इन द सरफेस, देयर शुड बी रफनेस ऑन द सरफेस पे क्या होनी चाहिए, रफनेस होनी चाहिए। तो आपको यही पॉइंट बताया जाता है। अब ये क्वेश्चन है आपका, जहां जहां से इस कोड के अंदर से क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे मैंने आपको पॉइंट बता दिए। एक क्वेश्चन आया है आपका, कहाँ, परगेटिंग से क्वेश्चन आया हुआ, परगेटिंग के बारे में आपको कल बताया था। एक क्वेश्चन आया आपका वुड वाले से क्वेश्चन आया हुआ है, 3 कोट अप्लाई करवाता है जनरली।
3 कोट्स की रिक्वायरमेंट होती है। एक क्वेश्चन यहाँ से भी है रफनेस से भी क्वेश्चन किस तरह से है कि भाई जब आप प्लास्टरिंग करते हो किसी सरफेस पे, इन दैट केस जो सरफेस होता है आपको उसको रफ बनाना पड़ता है, सरफेस को रफ बनाना पड़ता है। रफनेस बनाने से बॉन्डिंग क्या हो जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी। सो ये लिखा है देखो, द सरफेस ऑफ द बैकग्राउंड, हाँ, द रफनेस ऑफ द बैकग्राउंड may generally improve the bond of the plaster, may generally improve the bond of the plaster, ये यही बोल रहा है आपको ये पॉइंट, ठीक है। स्मूथ सरफेस में बी रफ एंड बाय, अब कैसे रफ बनाओगे, स्मूथ सरफेस में बी रफ एंड बाय वायर ब्रशिंग, ठीक है, वायर ब्रश की हेल्प से आप क्या कर सकते हो उसको, या फिर बुश हैमरिंग, अलग अलग तरीके होते हैं रफ करने के, वो क्या तरीके हैं वो हमारे इस समय पॉइंट ऑफ कंसर्न नहीं है हमारे लिए। सो बस पॉइंट ये था कि भाई जब सरफेस के ऊपर आप प्लास्टर करोगे दैट सरफेस शुड बी रफ, वो सरफेस रफ होना चाहिए। अगर स्मूथ सरफेस है, स्मूथ सरफेस में भी रफ एंड, स्मूथ सरफेस को आप रफ बना सकते हो किसकी हेल्प से, वायर ब्रश की हेल्प से, ठीक है, वायर ब्रश वगैरह की हेल्प से आप इसको रफ बना सकते हो। क्लियर है। सो है क्या पॉइंट आपके पास, यही पॉइंट कह रहा है कि भाई रफनेस से क्या होगा, बॉन्ड जो है वो इंप्रूव हो जाएगा। सो ये दूसरा पॉइंट हो गया। सो सरफेस प्रिपरेशन में दूसरा पॉइंट हो गया आपके पास। नेक्स्ट आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब आगे तो इसने बहुत कहानी लिख रखी है, देखो जरा आगे क्या बोल रहे हैं आपको, आगे क्या बोल रहे हैं कि आगे बढ़ो, आप आगे बढ़ो ना आप, कि ये पॉइंट पढ़ो, आफ्टर रफनिंग, आफ्टर रफनिंग द सरफेस, सरफेस रफ हो चुका, सरफेस क्या हो चुका, रफ हो चुका। केयर शैल बी टेकन, केयर शैल बी टेकन टू moisten the surface sufficiently before plastering, before plastering, ठीक है। ये नेक्स्ट पॉइंट है, एक सेकंड इसको थोड़ा सा रफ करने दो। अब इसका मीनिंग आया आपको समझ में पढ़ के, कि रफ तो कर दिया आपने सरफेस को, लेकिन लेकिन जो सरफेस है उसको एक तरह से, उसको एक तरह से क्या करना है आपको, मॉइस्ट करना है। उस सरफेस को मॉइस्ट करने के लिए भी आपको क्या करना चाहिए, पूरा का पूरा ध्यान रखना चाहिए। लेट अस सपोज आपने सरफेस को रफ बना दिया, आपने मैसोनरी का सरफेस है, आपने मैसोनरी के सरफेस को रफ बना दिया। अब होगा क्या, आप उसके ऊपर डायरेक्टली, लेट अस सपोज मैसोनरी का सरफेस बहुत ड्राई है, मैसोनरी सरफेस बहुत ज्यादा ड्राई है, आपने उसके ऊपर डायरेक्टली प्लास्टर अप्लाई कर दिया। जब आप उसके ऊपर डायरेक्टली प्लास्टर अप्लाई करोगे तो मुझे ये बताओ, प्लास्टर अप्लाई करते ही दो दो ऑप्शन है आपके पास में, एक तो सरफेस आपका बहुत ज्यादा अगर ड्राई है मैसोनरी का तब अच्छा रहेगा, या फिर मैसोनरी का सरफेस ड्राई नहीं है, वो सफिशिएंटली मॉइस्ट कंडीशन में है, कौन से वाला ऑप्शन बेटर रहेगा, बहुत ज्यादा ड्राई होगा जब, या फिर मॉइस्ट वाला। रीजन क्या है कि अगर आपका सरफेस बहुत ज्यादा ड्राई होगा ना, अगर मैसोनरी का सरफेस बहुत ज्यादा ड्राई है, इन दैट केस चांसेस क्या है कि आप उसके ऊपर प्लास्टर अप्लाई कर दिया आपने, सरफेस ड्राई था, आपने उसके ऊपर प्लास्टर अप्लाई करा, जैसे ही आप उसके ऊपर प्लास्टर अप्लाई करोगे तो होगा क्या, होगा क्या कि जो प्लास्टर के अंदर पानी मिला हुआ था ना, जो प्लास्टर के अंदर पानी अवेलेबल था हाइड्रेशन के लिए, उस पानी को कौन एब्जॉर्ब कर लेगा, उस पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा कौन, मैसोनरी का सरफेस। उस पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा कौन, मैसोनरी का सरफेस, सारा का सारा पानी एब्जॉर्ब कर लेगा मैसोनरी का सरफेस, जिससे कि हाइड्रेशन के लिए जो रिक्वायरमेंट थी, जैसे वॉल, वॉल एब्जॉर्ब कर लेगा, जैसे मैसोनरी सरफेस वही वॉल एब्जॉर्ब कर लेगा, जिससे कि हाइड्रेशन के लिए जो पानी की रिक्वायरमेंट थी वो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पाएगी, जिससे कि हाइड्रेशन के लिए जो पानी की रिक्वायरमेंट थी वो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पाएगी, ठीक है। एंड इसमें दिक्कत क्या रहेगी, आपका जो प्लास्टर है वो सफिशिएंटली स्ट्रॉन्ग नहीं बनेगा, प्लास्टर विल नॉट बी सफिशिएंटली स्ट्रॉन्ग। आया ये पॉइंट समझ में कि रिक्वायरमेंट क्या है। तो रफनिंग करने के बाद में केयर शैल बी टेकन टू मॉइस्चन द सरफेस सफिशिएंटली बिफोर द प्लास्टरिंग। ये पॉइंट आया समझ में, क्या मतलब है इसका। चलिए ठीक है, ये पॉइंट आपको क्लियर है, ये पॉइंट सभी को क्लियर है ना। कुछ इसमें देख लेते हैं, एज अदरवाइज एनी एडिशन 10, देखो ये लिखा है यहाँ पे पॉइंट ना, एज अदरवाइज, ये लिखा भी है यहाँ पे पॉइंट कि एज अदरवाइज the surface may tend to absorb considerable amount of water from the plaster। देखो आया यही पॉइंट जो आपको बताया था वो सेम लिखा हुआ है, ये सेम पॉइंट लिखा हुआ है आपके पास में कि अदरवाइज क्या होगा, एब्जॉर्ब कर लेगा मॉइस्चर को फ्रॉम द प्लास्टर, प्लास्टर से एब्जॉर्ब कर लेगा वो मॉइस्चर को। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं, आपके पास में नेक्स्ट क्या है, आपके पास में नेक्स्ट आपके पास में आता है क्या, सुटेबल सेक्शन, the adjustment of the section of the background during the application of the plaster is already dealt in the almost to the amount of the water introduction in the background during construction has an important, ये पॉइंट ऑलरेडी हो चुका है। सेक्शन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे एक टर्म आया है सेक्शन, सेक्शन लिखा हुआ होगा आपके नोट्स में, सेक्शन शायद डिफाइन नहीं करा, सेक्शन का मतलब क्या होता है, सेक्शन का मतलब क्या है, यहाँ पे सेक्शन क्या डिफाइन कर रहे हैं, ये सिंपल, सेक्शन का मतलब क्या है कि वाटर एब्जॉर्ब करने, एक तरह से किस रेट से वाटर का एब्जॉर्प्शन हो रहा है,
किस रेट से वाटर को एब्जॉर्ब करेगा आपका बॉल का सरफेस, इस चीज को डिफाइन करने के लिए आप सक्शन वर्ड यूज कर रहे हो। सो द सक्शन सिग्निफाइज द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर। रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर, इसको कहते हैं सक्शन। रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर इज कॉल्ड सक्शन। किस रेट से सरफेस वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा है, वाटर को सोख रहा है, दैट इज कॉल्ड एज द सक्शन प्रॉपर्टी। उसको सक्शन कहोगे बेसिकली। सक्शन करने का मतलब आप जानते ही हो। चलिए, सो इस सक्शन का मतलब यही बोल रहे हैं आपको इस पॉइंट में। सो नेक्स्ट आता है क्या, इवननेस। आगे बोल रहा है आपको कि भाई सरफेस कैसा होना चाहिए, जिस सरफेस के ऊपर आप अप्लाई करोगे मोर्टार को, उस सरफेस को प्रॉपर्ली वो इवन भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सरफेस अनइवन है। अगर सरफेस अनइवन है तो इन दैट केस होगा क्या, प्लास्टर की थिकनेस जो है, प्लास्टर की जो थिकनेस है वो यूनिफॉर्म नहीं रह पाएगी। चांसेस रहेगा प्लास्टर की थिकनेस के अनइवन होने का, चांस रहेगा प्लास्टर की थिकनेस के अनइवन होने का। देखो लिखा है यहाँ पे द बैकग्राउंड, ये पढ़ के देख लो यहाँ पे ना, द बैकग्राउंड शैल बी इवन इन ऑर्डर टू अवॉइड द वेरिएशन इन द थिकनेस ऑफ द प्लास्टर। ठीक है, द अनइवननेस मस्ट बी लेवल्ड बिफोर द प्लास्टर इज अप्लाइड, बिफोर द प्लास्टर इज अप्लाइड। ये पॉइंट आ गया समझ में, बोलो, ये पॉइंट आ गया क्लियरली समझ में। चलिए, सो ये पॉइंट था आपके पास में, जस्ट आगे और कोई ऐसा सच काम का पॉइंट नहीं लिखा हुआ। सो जो मेन पॉइंट थे वो आपको बता दिए। कुछ चीजें मैंने आपसे बताई, अब मैं पूछूंगा उनके आंसर करना आप लोग। सबसे पहले तो जब आपने प्लास्टरिंग करी, सबसे पहले आपने क्या किया था। और इस कोड में मोस्टली स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं ना सर, चूज इनकरेक्ट और करेक्ट स्टेटमेंट। इस कोड से तो क्वेश्चन आपके जस्ट 3-4 ही क्वेश्चन आए हैं, थिकनेस से क्वेश्चन आया है एक तो। एक ये वाला क्वेश्चन आ रखा है कि भाई, ये वाला क्वेश्चन आया है कि सरफेस को प्लास्टरिंग करने से पहले सरफेस को रफ बनाना पड़ता है, ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है। एक वो पूछा है आपसे टारगेटिंग वाला। बस ये 3-4 ही क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं आपको प्लास्टर से। टोटली 3-4 क्वेश्चन आपको दिखाई दिए। एसएससी जे की मैं बात बता रहा हूँ, प्रीवियस ईयर्स की टोटल 4-5 क्वेश्चन दिखाई देंगे जस्ट आपको। ये जो जितना मैंने यहाँ पे आपको पढ़ा दिया यहाँ पे, फिर भी एक तरह से काफी एक्स्ट्रा ही है, ये काफी एक्स्ट्रा ही है इसमें। आप क्वेश्चन करके देखना, क्वेश्चन करके देखना, आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक, सिर्फ प्रीवियस ईयर्स में एसएससी जे में बिल्डिंग मटेरियल में सिर्फ आज तक 5-6 क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक, सीमेंट टॉपिक जो है आपका, उसी में क्वेश्चन दे रखे हैं 4-5 क्वेश्चन। इस टॉपिक के ऊपर इतना टाइम खींचने से कोई बेनिफिट नहीं है जिसका आपको पता है कि क्वेश्चन नहीं आता है। क्वेश्चन आएगा, एक आध क्वेश्चन आ जाएगा कभी गलती से, कई साल में जाके एक आध क्वेश्चन गलती से आता है। तो इसके ऊपर पूरे के पूरे 3-4 क्लासेस बर्बाद करने का कोई बेनिफिट नहीं है। जहां से क्वेश्चन आते हैं सफिशिएंटली, उसके ऊपर हमने ऑलरेडी 10-15 दिन खराब करे हैं। 10-15 दिन हमने उस टॉपिक को दिए हैं पूरे के पूरे। 15 दिन आपने करे हैं किसके ऊपर, कॉन्क्रीट के ऊपर। आई थिंक कि मैंने 2 हफ्ते से ज्यादा आपको कॉन्क्रीट पढ़ा है, 2 हफ्ते से ज्यादा का टाइम लिया है कॉन्क्रीट को पढ़ाने में। रीजन यही था कि कॉन्क्रीट से क्वेश्चन बहुत आएंगे। सीमेंट को पढ़ाने में बहुत टाइम लिया था, आई थिंक अराउंड 8-9 दिन के आसपास आपको सीमेंट पढ़ाया गया था टॉपिक। रीजन तो उससे क्वेश्चन बहुत आते थे, इससे क्वेश्चन ही नहीं है ज्यादा। 3-4 क्वेश्चन आए हुए हैं, 3-4 क्वेश्चन के ऊपर बताओ कहाँ से बताया जाए। मेन चीजें जो है जो वो आपको बताई है। एक तो कोड ही पूछ रखा है, कौन सा कोड यूज होता है, ये कोड यूज होता है 1661 कोड यूज होता है। इसके बारे में पूछा हुआ है कि कौन सा कोड यूज करते हैं, 1661 कोड यूज होता है। इस तरह के क्वेश्चन है कुछ बस। चलो नेक्स्ट आपके पास है। सबसे पहले आपने क्या करा था, सरफेस की क्लीनिंग करी थी। क्लीनिंग के बाद क्या किया था आपने, क्लीनिंग के बाद क्या करा, क्लीनिंग करी, फिर क्लीनिंग के बाद क्या करा, रफनेस का ध्यान रखा, फिर किसका ध्यान रखा था, देन मॉइस्ट कंडीशन का ध्यान रखा, फिर किसका ध्यान रखा आपने, फिर किसका ध्यान रखा, इवननेस का, सरफेस की इवननेस का ध्यान रखा था ना। सरफेस की इवननेस भी तो ध्यान में रखनी है, सरफेस की इवननेस भी ध्यान में रखनी है। ठीक है, सरफेस की इवननेस। चलो अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। अब यहां से भी आपको एक आध चीजें बतानी है। यस, ये है, यस ये है आपके पास में। देखो जरा, यहाँ पे भी देखो आप, एक काम की चीज है आपके लिए। यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट थोड़ा सा देख लो जरा क्या है। फर्स्ट कोड का दूसरा नाम क्या होता है, फर्स्ट कोड का दूसरा नाम क्या होता है,
फर्स्ट कोड दूसरा नाम क्या होता है? फर्स्ट कोड को और क्या बोलते हैं? फर्स्ट कोड को और क्या बोला जाता है? फर्स्ट कोड को पूछा है, फर्स्ट कोड को। फर्स्ट कोड को रेंडरिंग कोड बोलते थे ना, फर्स्ट कोड को रेंडरिंग कोड बोलते थे, रेंडरिंग, यस। फर्स्ट कोड को क्या बोलते थे? रेंडरिंग कोड बोलते थे। बैकिंग कोड को बैकिंग कोड तो अंडर कोड को बोलते हैं, दूसरा नाम है अंडर कोड का। बैकिंग कोड तो अंडर कोड का ही नाम है। अब अंडर कोड के दो टाइप होते थे, यस। अंडर कोड के आपके पास में कितने टाइप थे? दो टाइप थे ना। अंडर कोड के फर्दर दो टाइप थे। एक टाइप था आपके पास कौन सा? अंडर कोड के दो टाइप थे, एक था रेंडरिंग कोड और दूसरा क्या था? फ्लोटिंग कोड, यस। दो कोड थे, एक रेंडरिंग कोड था, दूसरा क्या था? फ्लोटिंग कोड था। रेंडरिंग कोड को आप फर्स्ट कोड भी कहते थे एंड फ्लोटिंग कोड को आप सेकंड कोड भी कहते थे, फ्लोटिंग कोड को आप सेकंड कोड भी कहते थे। सो ये पॉइंट पढ़ना जरा, ये पॉइंट पढ़ना, एप्लीकेशन ऑफ द अंडर कोड, एप्लीकेशन ऑफ द अंडर कोड, एप्लीकेशन ऑफ द अंडर कोड, इसको पढ़ लो आप थोड़ा सा ना। सो अंडर कोड किसको बोलते हैं? फर्स्ट कोड को ही कहा जाता है अंडर कोड और द फर्स्ट कोड, सॉरी रेंडरिंग कोड और फर्स्ट कोड, यस। अंडर कोड के दो टाइप होते हैं, आपको पता है, एक होता है रेंडरिंग कोड, दूसरा क्या होता है? फ्लोटिंग कोड होता है। सो रेंडरिंग कोड और फर्स्ट कोड, द रेंडरिंग कोड shall be 10 to 15 mm thick. Rendering code shall be 10 to 15 mm thick। और इसके ऊपर स्टार बना लो, आपका ये एसएससी जेई का क्वेश्चन है, ठीक है। ये एसएससी जेई का क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का, एसएससी जेई का क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का। ये क्या है? एसएससी जेई का क्वेश्चन है आपका प्रीवियस ईयर का। बोलो क्लियरली आया? ये आया पॉइंट समझ में आपको? ये पॉइंट समझ में आया क्या? ये एसएससी जेई का क्वेश्चन है। रेंडरिंग कोड और द फर्स्ट कोड लगभग कितना थिकनेस होगा? 10 से 15 mm के बीच में रहता है। आपको मैंने पहले अभी बताया था, जो आपको पहले पढ़ाया था 2 कोट प्लास्टर वर्क में, 3 कोट प्लास्टर वर्क में, वहां पे भी तो लगभग इसी रेंज में थी थिकनेस, वहां पे भी लगभग इसी रेंज में थिकनेस थी। 10-12 mm के आसपास वहां पे बताया हुआ था ना आपको, 10 से 12 mm के आसपास वहां पे थिकनेस बता रखा था। तो यहाँ पे क्या बोल दिया इन्होंने? 10 से 15 mm के आसपास हो गया, रेंज है बेसिकली। तो अगर आप वाइडर एक्सटेंट पे देखोगे तो रेंज कितना है? वाइडर एक्सटेंट पे जो रेंज आपके पास अवेलेबल है इसकी थिकनेस के लिए 10 से 15 mm है। और यही आपका क्वेश्चन है एसएससी जेई का प्रीवियस ईयर का आया हुआ क्वेश्चन है। देखो डायरेक्टली कोड से उठाकर चीज पूछ रखी है, डायरेक्टली कोड से उठा के चीज पूछ रखी है, ठीक है। सो ये याद रखना पॉइंट, द रेंडरिंग कोड शैल बी 10 to 15 mm थिक, 10 से 15 mm तक थिक होना चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट, कैरिड आउट टू द फुल लेंथ ऑफ द वॉल एंड ब्रेकिंग दी, यस। आगे ये पॉइंट भी देख लो, थोड़ा सा सही सा लग रहा है मुझे भी। बिफोर द रेंडरिंग कोड हार्डन्स, बिफोर द रेंडरिंग कोड हार्डन्स इट शैल बी रफेंड टू प्रोवाइड मैकेनिकल की फॉर द सेकंड कोड। ये आ गया पॉइंट समझ में? ये पॉइंट आ गया समझ? बोलो। वही सेम रफनेस वाला कॉन्सेप्ट है। आपने आपने फर्स्ट कोट अप्लाई करवा दिया, आपने फर्स्ट कोट अप्लाई करा दिया। फर्स्ट कोट को जब फर्स्ट कोट आपका हार्ड होने से पहले आप क्या कर लो? उसको रफ बना लो। आप उसको रफ बना लो, वही क्या है? एक तरह से की तरह से काम करेगा वो नेक्स्ट कोट के लिए, नेक्स्ट कोट के लिए की तरह से काम करेगा। चलिए नेक्स्ट क्या है, इस वाले को पढ़ के देख लो। द फ्लोटिंग कोट और द सेकंड कोट, द फ्लोटिंग कोट और द सेकंड कोट, ठीक है। ये देख लो, फ्लोटिंग कोड और द सेकंड कोड। बिफोर स्टार्टिंग टू अप्लाई द सेकंड कोड द सरफेस ऑफ द रेंडरिंग कोड शैल बी डैम्प्ड इवनली एज डिस्क्राइब्ड। ये इसका रीजन तो आ ही गया होगा ना समझ में आपको, भी डैम्प क्यों करना चाहिए। आपने फर्स्ट कोट को रफ बनाया, उसको डैम्प भी करो, जिससे क्या है कि जो आपका सेकंड कोट वाला जो प्लास्टर होगा उसका मॉइस्चर कोई फर्स्ट कोट एब्सॉर्ब ना कर ले। एंड ये देख लो जरा, द सेकंड कोट शैल बी अप्रोक्सीमेटली 3 to 8 mm तक थिक होना चाहिए, शैल बी अप्रोक्सीमेटली 3 to 8 mm तक थिक होना चाहिए। बोलो क्लियर आया समझ में? बताओ क्लियर है पॉइंट? चलिए, सो जस्ट ये लास्ट है आपका यहाँ पे, इससे ज्यादा इसमें और बताने का कुछ नहीं बचता है, ठीक। अब आगे तो कुछ नहीं लिखा है इसमें, ऐसे फालतू चीजें लिखी हुई हैं, पढ़ के देख लेना। आप पढ़ भी नहीं पाओगे, इतना बड़ा कोड है पूरा का पूरा। इसमें से जो मेन मेन पॉइंट थे वो पॉइंट आपको मैंने एक्सप्लेन करा दिया कि भाई क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। चलो, सो ये था जस्ट
इससे ज्यादा इसमें आपको और कुछ डिस्कस नहीं करना है, ठीक है। चलिए, सो दिस इज ऑल अबाउट द प्लास्टर। इससे ज्यादा प्लास्टर में और कुछ पॉइंट डिस्कस नहीं करना हमने। अभी आपने पीछे देखा, अभी आपको मैंने बताया, जस्ट अभी आपने डिस्कस करा था। ये बताओ कि सेकंड कोड जो होता है, सेकंड कोड का दूसरा नाम क्या है? सेकंड कोड का दूसरा नाम क्या होता है? फ्लोटिंग कोड होता है। सेकंड कोड का दूसरा नाम क्या होता है? फ्लोटिंग कोड होता है। थिकनेस कितनी थी उसकी? उसकी थिकनेस कितनी थी लगभग? थिकनेस कितनी थी लगभग? फ्लोटिंग की थिकनेस कितनी बोली आपको? वहां पे अभी जो पढ़ा 3 to 8 था। देखो 3 to 8 ही लगभग इन्होंने लिख रखा है यहाँ पे ना, 3 to 8 तक ही लिखा हुआ है, 3 to 8 तक ही लिखा हुआ है, 3 to 8 तक ही लिखा हुआ है, ठीक है। 3 to 8 तो मतलब जस्ट वो है कि भाई आपका जो फर्स्ट कोट होगा उसकी थिकनेस लगभग वाइडर स्केल पे अगर आप देखोगे तो 10 से 15 mm के बीच में थिकनेस होती है। यहाँ पे देखो इन्होंने 10 से 12 लिखा हुआ है, बट इन एक्चुअल 10 से 15 के आसपास रहेगी अगर आप वाइडर स्केल पे जाके देखोगे तो, ठीक है। चलिए, सो ये था आपका जस्ट एक तरह से प्लास्टरिंग के बारे में। अब इससे ज्यादा इसमें डिस्कस करने लायक कोई और पॉइंट नहीं है आपके पास में। चलो, सो दिस इज ऑल अबाउट द प्लास्टर। ये प्लास्टर का टॉपिक भी आपका ओवर हो चुका। इसके जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस पूरे के पूरे कोड में, जो मैंने आपको मेन पॉइंट बताए, वो मैं आपको अभी क्लास के बाद में पीडीएफ बनाकर भेज दूंगा। आप उसको देख लेना, पढ़ लेना उसमें से, ठीक है। जो पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे पॉइंट मैं आपको क्लास के बाद में पीडीएफ के फॉर्म में सेंड कर दूंगा, आप उनको पढ़ लेना। फिर से वही पॉइंट है, अगेन अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ कि थोड़ा सा स्मार्टली पढ़ो। सब्जेक्ट में थ्योरी बहुत ज्यादा है, थ्योरी बहुत ज्यादा है सब्जेक्ट में। इतना ज्यादा पढ़ने पे जाओगे सब कुछ याद नहीं रख पाओगे, सब कुछ याद नहीं रख पाओगे। तो उस चीज को याद रखने की कोशिश करो जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना। इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए? जैसे कॉन्क्रीट बहुत इंपॉर्टेंट था, सीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जो टॉपिक आएंगे टिम्बर आएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब एक दो टॉपिक ऐसे हैं जिनसे एक आध क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी किसी किसी साल में। अब आप ये बताओ आप यहाँ पे आपसे प्लास्टर के अगर आप क्वेश्चन ऑब्जर्व करोगे, आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ प्रीवियस ईयर में आपको सिर्फ 4-5 क्वेश्चन दिखाई देंगे बस। 4-5 क्वेश्चन कहाँ से आए हैं वो सारे के सारे मैंने आपको कवर करवा दिए। 4-5 क्वेश्चन जो जो आए हैं आपके, वो इसी में आपके कवर हो चुके सारे। तो 4-5 क्वेश्चन आए हैं पिछले 20-25 साल में, 20-25 साल में 4-5 क्वेश्चन के लिए क्या इतना ज्यादा आपको डेप्थ में जाके पढ़ना है प्लास्टर? गारंटी नहीं है हर साल आता है, हर साल नहीं आता। कभी कभी 3-4 साल में एक आध क्वेश्चन उठा के दे देता है। जो क्वेश्चन आज तक आए हैं वो इसमें से कवर हो जाएंगे आपके बस। सिमिलरली एक आध टॉपिक और होते हैं आपके इसी तरह के, जैसे टाइल्स है। टाइल्स के बारे में अगर आप देखोगे, एक दो क्वेश्चन गलती से आए हैं आज तक टोटल, जितने भी साल आपके बिल्डिंग मटेरियल को चलते हो गए, जितने भी साल आपके एसएससी को चलते हो गए, इतने साल में सिर्फ एसएससी जेई में 1 या 2 बार उन्होंने क्वेश्चन पूछा है। किससे? टाइल्स से। 1 या 2 बार क्वेश्चन आया है टाइल्स टॉपिक से। तो मुझे ये बताओ, जिस टॉपिक से सिर्फ 1-2 बार क्वेश्चन आया है इतने साल में, उस टॉपिक को क्या मैं आपको यहाँ पे 2-3 दिन थोड़ी पढ़ाऊंगा बैठ के? उसको 2-3 दिन नहीं पढ़ेंगे ना। और क्या वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है? क्या इतना ज्यादा पढ़ना नहीं है? आपके लिए भी पढ़ना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वो, ठीक। तो बहुत कंसाइज वे में पढ़ना है आपको। ये शुरू से बताते चल रहे हैं कि बिल्डिंग मटेरियल एक ऐसा सब्जेक्ट है, 1000, 2000, 5000 पेज भी पढ़ लोगे इसके लिए, थ्योरी के लिए 5000 पेज भी अगर आप इसकी थ्योरी में पढ़ लोगे तो खत्म नहीं हो पाएगी। 5000 पेजेस भी अगर आप इसकी पढ़ोगे बुक्स उठा के तो खत्म नहीं हो पाएगी। 10 से 12, 15 कोड में अभी तक आपको लिखवा चुका, और हर जगह पे पता नहीं कहाँ से कोड के अंदर से उठा उठा के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो मेन मेन चीजें देखो, जस्ट प्रीवियस ईयर लायक मैटर कर लो। अब जितना प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, अगर आपने प्रीवियस ईयर के लायक मैटर भी कवर कर दिया, जितने प्रीवियस ईयर में चीजें आ रखी हैं एसएससी में, अगर इतना भी आपने बिल्डिंग मटेरियल पूरी तरह से कवर कर लिया, तो इतनी गारंटी है आपकी 80% मार्क्स आपके हर साल आएंगे बिल्डिंग मटेरियल में जब भी आप पेपर दोगे, अगर आप सिर्फ प्रीवियस ईयर लायक मैटर भी कवर कर लेते हो। एक आध क्वेश्चन कहीं ऊपर नीचे होगा जस्ट इधर उधर, बाकी सारी की सारी चीजें उसी में से आ जाएंगी। चलो, सो इसको ओवर कर रहे हैं पे अब, है ना। इसको ओवर करते हैं, इसे ओवर करते हैं, इसको ओवर करो जरा। यस, तो ये था आपका टॉपिक ना प्लास्टरिंग के। अब टॉपिक हो चुका आपका मोर्टार, हो गया आपका मोर्टार हो चुका टॉपिक, प्लास्टर हो चुका, प्लास्टर हो चुका, मोर्टार हो चुका, आपके पास में सीमेंट हो चुका, लाइम हो चुका, एग्रीगेट हो चुका, कंक्रीट हो चुका, वाटर हो चुका, एडमिक्सचर्स हो चुका। 6-7 टॉपिक हो चुके हैं आपके, 7 टॉपिक लगभग ओवर हो चुके हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक जो हम शुरू करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक जो आपसे स्टार्ट करा जाएगा, नेक्स्ट ऑफ द टॉपिक विल बी, नेक्स्ट टॉपिक आपको डिस्कस करना है अब आपके साथ में। नेक्स्ट शुरू करेंगे क्या? स्टोन्स के बारे में, रॉक्स एंड स्टोन्स, इस टॉपिक को शुरू करेंगे। अब ये देखो अगेन, ये जो टॉपिक है ना आपका रॉक्स एंड स्टोन, रॉक्स एंड स्टोन एक ऐसा टॉपिक है, बहुत बहुत ज्यादा चीजें आपको मेमोराइज करनी पड़ेंगी इस टॉपिक के अंदर। प्रीवियस जो टॉपिक थे आपके, सीमेंट था, कंक्रीट था, उसमें तो थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट होते थे। आपने ऑब्जर्व करा होगा कि कंक्रीट में, सीमेंट में,
या फिर आपका एडमिक्सचर हो गया, एग्रीगेट्स हो गया, उनमें थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट्स होते थे, लाइक कि भाई वाटर बढ़ाया हाइड्रेशन नहीं हो पाएगा, वॉइड्स क्रिएट हो गए, डेंसिटी कम करनी है, वॉइड्स को कम करवाना है, ऐसी चीजें आपने डिस्कस कर रखी हैं, तो मतलब वो थोड़ा कॉन्सेप्चुअल चीजें थी। बट ये टॉपिक एक आपका ऐसा है, बहुत बहुत ज्यादा चीजें आपको इसमें मेमोराइज करनी पड़ेगी, बहुत सारी चीजें आपको क्या करनी पड़ेगी, इसमें मेमोराइज करनी पड़ेगी। और इंपॉर्टेंट इसलिए है, 2-3 क्वेश्चन डेफिनेटली आएंगे इस टॉपिक से, इस टॉपिक से 2-3 क्वेश्चन डेफिनेटली आएंगे आपके पास में डेफिनेटली। लेकिन मेमोराइज आपको बहुत सारी चीजें करनी पड़ेगी। अब वो सिर्फ मेमोरी वाली ही चीजें हैं, मेमोरी ही उसमें आपकी चेक होगी, कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है उनके पीछे। इस चैप्टर में आप जो चीजें पढ़ोगे वो सिर्फ मेमोरी बेस्ड चीजें हैं, उनके पीछे कॉन्सेप्ट कोई नहीं होगा। आप सोच रहे होंगे कि मैं कोई कॉन्सेप्ट बताऊंगा, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है उसमें, सिर्फ मेमोरी वाली चीज है। प्रीवियस टॉपिक जो आपने पढ़े उनमें कॉन्सेप्ट होता था थोड़ा बहुत, इनमें इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा इस टॉपिक में। सो टॉपिक अभी शुरू करेंगे, आपको खुद आइडिया लग जाएगा कि किस तरह का टॉपिक है, यस याद करने का टॉपिक है पूरा का पूरा। चलो तो स्टार्ट कर दे रहे हैं। अब याद करने का क्यों है, याद करने का इसलिए है, डायरेक्टली आपसे एग्जाम्पल पूछेगा वो, आपको कोई 4 रॉक्स के नाम मेंशन करेगा, आपको दे देगा ग्रेनाइट है, सैंडस्टोन है, लाइमस्टोन है, ठीक है, माइका है, इनमें से बोल दो, इनमें से बताओ आर्गिलिशियस का एग्जाम्पल कौन सा है, आर्गिलिशियस का एग्जाम्पल कौन सा है, आपको 4 उठा के देगा, कौन सा कोई भी 4-5 नाम मेंशन कर देगा आपको, माइका, जिप्सम, और उसमें से पूछ लेगा बताओ इनमें से स्ट्रेटिफाइड का एग्जाम्पल कौन सा है, स्ट्रेटिफाइड का एग्जाम्पल कौन सा है, आपसे पूछेगा 4 ऑप्शन देके बोलो इनमें से फोलिएटेड का एग्जाम्पल कौन सा है, 4-5 एग्जाम्पल देगा, उनमें से पूछेगा मेटामॉर्फिक का एग्जाम्पल कौन सा है। तो हर किसी के एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सारे याद करने पड़ेंगे आपको, कोई उनके पीछे कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा। चलिए तो नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं हम, रॉक्स एंड द स्टोन। सो द नेक्स्ट ऑफ द टॉपिक जो आपको स्टार्ट करना है दैट इज रॉक्स एंड द स्टोन। इस टॉपिक को मैं आपको डायरेक्टली फाइल शेयर कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टली आपसे फाइल शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन पे, तो डायरेक्टली उसी में से पढ़ना है आपको, उसी में से पढ़ना है। स्क्रीनशॉट आप लेते चलना, साथ साथ स्क्रीनशॉट लेते चलना मेरे साथ में। तो मैं एक मिनट जस्ट फाइल शेयर कर दूं यहाँ पे, उसी में से पढ़ना है आपको, ये भी एक सेकेंड। रुको 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 रुको, फाइल करेंगे शेयर, कहाँ से करनी है, एक सेकंड, एक मिनट एक मिनट। डाउनलोड्स, ये टॉपिक है। अब थोड़ा राइटिंग जरूर खराब होगी, बाकी मेरे ही हैंड रिटन नोट्स हैं खुद के, ये खुद के मेरे ही हैंड रिटन नोट्स हैं, तो आपको मैं समझाता रहूंगा, समझ लोगे तो सारी चीजें याद हो जाएंगी अपने आप, साथ साथ समझते चलना मेरे, ठीक है। ये फाइल सबको विजिबल हो रही है प्रॉपर, दिख रहा है सबको, प्रॉपरली दिख रहा है, ओके क्लियरली दिखाई दे रहा है ना सबको, ओके चलो, सो सबको साफ दिखाई दे रहा है। अब इसमें से जो जो पॉइंट्स हैं वो मैं आपको समझाता चल रहा हूँ, अब जस्ट उनको समझते चलना, क्लियर है। अब ये फाइल मैं आपसे शेयर नहीं करूंगा, ठीक है, आपको जिस जिस पॉइंट का जिस जिस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है आप लेते चलना, ठीक है, लिखा हुआ मैटर है आपके पास में, आप क्या करना है इसका स्क्रीनशॉट लेते चलना साथ साथ मेरे, मैं बता दूंगा आपको स्क्रीनशॉट किस तरह से लेना है, और उसको बाद में क्या करोगे, स्क्रीनशॉट लेने के बाद में आप बाद में उसको क्या कर लेना, ऐड कर लेना अपने नोट्स में, बाद में नोट्स में लिख लेना उसको, ठीक, स्क्रीनशॉट लेते चलना। ये मैंने पढ़ाया था क्लास में, लगभग लॉकडाउन से पहले पढ़ाया था बिल्डिंग मटेरियल, तो वहां पे डायरेक्टली यही फाइल शेयर कर दी थी बच्चों के साथ में, ठीक है। चलिए, सो ये पेज है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अब इसमें से पढ़ो, देखो मेन मेन पॉइंट क्या है। रॉक्स एंड स्टोन इज द नेक्स्ट चैप्टर है आपके पास में, रॉक्स एंड स्टोन। सबसे पहले डिफाइन कर रहे हैं कि होता क्या है स्टोन, स्टोन को पहले डिफाइन करा आपने। स्टोन क्या है, बेसिकली नेचुरल हार्ड सब्सटेंसेस होता है विच इज फॉर्म्ड फ्रॉम द मिनरल्स एंड अर्थ मटेरियल विच आर प्रेजेंट इन द रॉक्स, विच आर प्रेजेंट इन द रॉक्स। अब मुझे ये बताओ आप, स्टोन बेसिकली होता क्या है। अच्छा सबसे पहले एक काम करते हैं हम,
स्टोन पे आने से पहले हम रॉक को डिस्कस करते हैं, स्टोन पे आने से पहले हम किसको डिस्कस करते हैं, रॉक्स को डिस्कस करते हैं। ये रॉक्स की डेफिनेशन लिखी हुई है। होता क्या है, दैट पोर्शन ऑफ द अर्थ क्रस्ट हैविंग नो डेफिनेट शेप एंड द स्ट्रक्चर एंड हैव डेफिनेट कंपोजिशन ऑफ द केमिकल्स विच वेरी फ्रॉम द रॉक्स टू रॉक। मुझे ये बताओ पहले पढ़ के, ये स्टोन क्या है, रॉक क्या है, दोनों की डेफिनेशन क्लियर हो गई है। रॉक को मैंने आपको पहले भी बता रहा है कि रॉक बेसिकली होता क्या है, एग्रीगेशन होता है रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स का। जब बहुत सारे रॉक फॉर्मिंग मिनरल एक दूसरे के साथ में जुड़ते हैं, कंसोलिडेट होते हैं, वो क्या बनाते हैं, एक रॉक को फॉर्म करते हैं। बहुत सारे रॉक फॉर्मिंग मिनरल एक दूसरे के साथ में जुड़ते हैं, रॉक फॉर्मिंग मिनरल एक दूसरे के साथ में जुड़ते हैं, आपस में कंसोलिडेट होते हैं, वो क्या फॉर्म करते हैं, एक रॉक फॉर्म करते हैं। अब रॉक का कोई किसी तरह का डेफिनेट साइज नहीं होता, कोई किसी तरह का डेफिनेट शेप नहीं होता, आपको भी पता है चीज। नो शेप, नो डेफिनेट शेप, डिफरेंट डिफरेंट तरह का केमिकल कंपोजिशन होता है रॉक के अंदर। हर एक रॉक में अलग अलग तरह का केमिकल कंपोजिशन आपको देखने को मिलेगा। सो रॉक्स क्या होता है, जिस किसी स्टूडेंट ने सॉइल मैकेनिक्स का पहला क्लास किया था, वहां पे मैंने डेफिनेशन लिखवाई थी रॉक्स की। रॉक होता क्या है, दैट इज सिंपली द एग्रीगेशन ऑफ द मिनरल्स, दैट इज सिंपली द एग्रीगेशन ऑफ द मिनरल्स। मिनरल्स एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, ठीक है। कोई किसी तरह का डेफिनेट शेप आपको देखने को नहीं मिलता है, डेफिनेट शेप नहीं होता है। रॉक्स का जो केमिकल कंपोजिशन होता है, हर एक रॉक का केमिकल कंपोजिशन अपना अलग अलग होता है, हर एक रॉक का केमिकल कंपोजिशन अलग अलग होता है, हर एक रॉक का केमिकल कंपोजिशन अलग अलग होता है। ऑल रॉक्स हैव डिफरेंट डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन, क्लियर है। अब क्या है नेक्स्ट आपका, नेक्स्ट आपका क्या है कि स्टोन्स के बारे में आए। स्टोन्स क्या होता है, स्टोन बेसिकली एक तरह से रॉक्स का ही तो पार्ट है। स्टोन है क्या, एक तरह से रॉक का ही पार्ट है। स्टोन है क्या, एक तरह से रॉक का ही पार्ट है। नेचुरल हार्ड सब्सटेंस है जो कि फॉर्म्ड होगा किससे, मिनरल से। मिनरल से क्यों फॉर्म हुआ भाई, जब रॉक आपका फॉर्म हो रहा है मिनरल से, और रॉक आपका फॉर्म हो रहा है मिनरल से, स्टोन बनता है रॉक से, स्टोन फॉर्म होता है रॉक से। तो बेसिकली आप ये कह सकते हो कि स्टोन्स एक तरह से मिनरल ही, स्टोन्स के अंदर भी तो मिनरल ही होते हैं। ये चीज कह सकते हो वहां पे, आप ये कह सकते हो, क्लियर है। सो अर्थ मटेरियल्स विच आर प्रेजेंट इन द रॉक्स, विच आर प्रेजेंट इन द रॉक्स। मुझे ये बताओ कि दोनों डेफिनेशन इसके बारे में। डेफिनेशन कोई नहीं पूछ रहा आपसे एग्जाम में क्या होता है, रॉक क्या होती है, स्टोन क्या होता है। जो क्वेश्चन जहां से आएंगे वो मैं भी आपको बताता चलूंगा कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएंगे। इसको देख लो एक बार पढ़ के। Natural hard substances formed from minerals and the earth material which are present in the rocks. The portion of the earth crust having no definite shape and the structure and have definite composition of the chemicals which vary from rock to rock. ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गए नहीं हुए आपको, पहले बताओ इनके बारे में जरा, बोलो बोलो, क्लियर है नहीं है। रॉक्स का डेफिनेशन है, स्टोन का डेफिनेशन, डेफिनेशन क्लियर है दोनों का, डेफिनेशन क्लियर है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। जस्ट एक मिनट का वेट करना, मैं एक कॉल कर लूँ। एक सेकंड, एक मिनट वेट करिएगा जरा, एक मिनट वेट करना आप लोग। हाँ, आवाज आ रही है क्लियर मेरी सबको, मेरी आवाज आ रही है सबको, आवाज आ रही है मेरी सबको, बोलो। अच्छा, मैं ये बता रहा था आपसे कि एक्चुअली में क्लास हमें यहीं पे रोकना पड़ रहा है आज, ठीक है। कल से आपका वही नॉर्मल जो 2 घंटे का क्लास होता था, कल से वही चलेगा। एक्चुअली में मेरा वैक्सीन वैक्सीन का अपॉइंटमेंट है, अब वैक्सीन का स्लॉट है, वैक्सीन लगवाने जाना है, तो उसके लिए टाइम हो गया है, इसलिए जाना पड़ेगा। लगभग वो 1 बजे के आसपास का स्लॉट था, तो क्लास यहीं पे रोक रहे हैं आज।
तो कल से अपना नॉर्मली जो आपका 2 घंटे का चलता था उसी उतने ड्यूरेशन का ही क्लास चलेगा, यहीं पे ओवर कर रहे हैं, तो थोड़ा सा अभी वो निकलना पड़ेगा इमीडिएटली। ठीक है, चलो थैंक यू एवरीवन, कल आगे कंटिन्यू करते हैं। स्टोन्स आपका जो टॉपिक है उसको कल ही शुरू करेंगे।